आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन हम पैट के लिए बनाए हैं और पैट के लिए लगभग आपकी 5 नंबर की बायोलॉजी आएगी। मतलब बायोलॉजी की पूरी जो मतलब साइंस है वो मात्र 5 नंबर की, और इससे ज़्यादा हम डीपली अगर पढ़ते हैं तो वो कोई ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब इतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। मतलब हम क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी बेस्ट है। तो आज हम पहला टॉपिक उठाते हैं बायो से, और बायो के जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं सारे आपके साथ लेकर आया हूँ, आप मेरे साथ शेयर करें। देखो पहला क्वेश्चन है आपका एंटोमोलॉजी। क्या है पहला क्वेश्चन? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? क्या क्वेश्चन है? एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटोमोलॉजी का संबंध बताओगे आप किससे? एंटोमोलॉजी का संबंध होता है कीट से। किससे होता है? एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होता है? कीट विज्ञान से। मतलब कि कीटों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? कीटों का अध्ययन। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्या है? चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसके अध्ययन को पूछ रहे हैं? चींटियों के अध्ययन को। तो बताओगे आप मुझे चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? चींटियों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? चींटियों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है जी? चींटियों का अध्ययन। अब बात आती है, इसमें एक क्वेश्चन और है, इसके चारों क्वेश्चन देखेंगे। अब बात आती है हर्पेटोलॉजी में। हर्पेटोलॉजी में होता है उभयचरों का अध्ययन। किसका होता है? उभयचरों का अध्ययन। या फिर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सरीसृपों का अध्ययन। किसका होता है जी? सरीसृपों का अध्ययन। अब सरीसृपों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? हर्पेटोलॉजी में। किसमें होता है? हर्पेटोलॉजी में। किसका अध्ययन होता है हर्पेटोलॉजी में? उभयचरों का, या फिर आप कह सकते हो सरीसृपों का। उसके बाद एक होता है आपका निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, मैं इसको लिख ले रहा हूं निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो होता है गोल कृमि का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? गोल कृमि का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है जी? गोल कृमि का अध्ययन। किसके अंतर्गत होता है? निमेटोलॉजी। मतलब कि निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? गोल कृमि का अध्ययन। उसके बाद एक होता है आपका क्या? नीडोलॉजी। नीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षियों के, किसका? पक्षियों के घोंसले या फिर आवासों का अध्ययन। घोंसले या फिर क्या कह सकते हो? आवासों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? आवासों का अध्ययन। किसके आवासों का अध्ययन? पक्षियों के आवासों का अध्ययन किसमें होता है? नीडोलॉजी में। किसमें होता है? नीडोलॉजी में। तो मर्मिकोलॉजी में क्या होता है? चींटियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों या फिर सरीसृपों का अध्ययन। निमेटोलॉजी में किसका? गोल कृमि का अध्ययन। और उसके बाद नीडोलॉजी में किसका होता है? पक्षियों के आवासों का अध्ययन। किसमें होता है? नीडोलॉजी में। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। किसकी? जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो जीव की किसकी अध्ययन? मतलब कि आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान। क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान। और शरीर रचना विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं जी? एनाटॉमी। किसको? शरीर रचना विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एनाटॉमी। उसके बाद एक और आता है आपका, दूसरा क्या होता है? दूसरा आता है आपका कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान को कहते हैं हम एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं जी? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? कृषि विज्ञान का। किसका अध्ययन होता है? कृषि विज्ञान का। और एक बात और सुनो, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? जब बात आई कृषि विज्ञान की तो मृदा का अध्ययन भी लिख लो। मृदा का अध्ययन, तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन कहलाता है मेडोलॉजी। क्या कहलाता है जी? मेडोलॉजी। उसके बाद एक और आता है आपका एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी में क्या होता है? ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है?
मृदा विज्ञान का। किसका होता है? मृदा विज्ञान का। और एक है आपका क्या? मानव विज्ञान। मानव विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। किसका अध्ययन होता है? मानव विज्ञान का। मानव विज्ञान का अध्ययन किसमें होता है? एंथ्रोपोलॉजी में। उसके बाद शरीर रचना विज्ञान का क्या कहते हैं? एनाटॉमी। मतलब कि शरीर की रचना के अंतर्गत की हमें बात बताई जाती है। तो आंतरिक संरचना का अध्ययन शरीर रचना विज्ञान या फिर आपका एनाटॉमी। उसके बाद कृषि विज्ञान क्या किसमें होता है? एग्रोनॉमी। एग्रोलॉजी में क्या होता है? क्या होता है इसमें? मतलब किसका अध्ययन? मृदा का अध्ययन, मतलब मृदा का विज्ञान। उसके बाद मानव विज्ञान में क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी। मृदा का अध्ययन किसमें करते हैं हम? पेडोलॉजी, मेडोलॉजी में, सॉरी पेडोलॉजी है ये। क्या है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मृदा का अध्ययन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी। किसका? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका होता है? पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में किसका होता है? पक्षियों का अध्ययन। तो बताओगे पक्षियों का अध्ययन किसमें होता है? ऑर्निथोलॉजी में। किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का अध्ययन। उसके बाद बात की जाए हड्डियों का या फिर अस्थियों का अध्ययन किसमें होता है? अस्थियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी में। किसमें होता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन। और हमारे शरीर में कितनी अस्थि पाई जाती हैं? हमारे शरीर में पाई जाती है 206 हड्डी। कितनी? 206 हड्डी। और 206 हड्डी में एक होता है उपांगीय कंकाल, एक होता है क्या? एक्सियल कंकाल सिस्टम। मतलब क्या? एक होता है इसके मतलब कह सकते हैं उपांगीय कंकाल। और उसके बाद क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद एक होता है आभूषणों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? आभूषणों का अध्ययन। क्या कहलाता है? जर्मोलॉजी। क्या कहलाता है? या फिर जेमोलॉजी भी देखा है लिखा हुआ। क्या कहलाता है? जेमोलॉजी। किसका? आभूषणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेमोलॉजी। और उसके बाद आपका कहलाता है धातु का अध्ययन कहलाता है क्या? मेटलर्जी। क्या कहलाता है? मेटलर्जी। किसका अध्ययन कहलाता है? धातु का अध्ययन। धातु का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटलर्जी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स। क्या है ये? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो बताओगे पीडियाट्रिक्स क्या होता है? ये पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? बताओ। पीडियाट्रिक्स होता है हमारा शिशु रोग से संबंधित। किससे होता है? शिशु रोग से संबंधित। क्या? पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित होता है? शिशु रोग से संबंधित। क्या होता है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो शिशु के रोग की क्या होती है? इसमें जांच होती है। किसमें? पीडियाट्रिक्स में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओगे घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घावों का अध्ययन। किसका होता है जी? घावों का अध्ययन। किसमें होता है? ट्रेमेटोलॉजी में। उसके बाद एक है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? त्वचा का अध्ययन। किसका होता है? त्वचा का अध्ययन। किसमें होता है? डर्मेटोलॉजी में। उसके बाद एक होता है ओंकोलॉजी। क्या होता है? ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी में होता है किसका अध्ययन? कैंसर का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? कैंसर का अध्ययन। किसका होता है जी? कैंसर का अध्ययन। और एक होता है आपका कैलोलॉजी। क्या होता है? कैलोलॉजी। इसमें होता है मानव सौंदर्यता का अध्ययन। किसका होता है? मानव सौंदर्यता का अध्ययन। मानव सौंदर्यता का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? कैलोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका आर्थोपोडिस्ट। क्या है? आर्थोपोडिस्ट। आर्थोपोडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरोपोडिस्ट किससे संबंधित होता है? तो कीरोपोडिस्ट किससे संबंधित होता है? पैर से। किससे होता है? पांव से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? पांव से संबंधित होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन आता है विज्ञान की कौन सी शाखा, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। ट्यूमर का मतलब क्या है, ट्यूमर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कैंसर, और कैंसर में किसका अध्ययन होता है, याद करो अभी बताया था ओंकोलॉजी, किसमें बताया, ओंकोलॉजी, और ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कैंसर का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, कैंसर का अध्ययन। और एक होता है आपका किसका, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में भी अभी बताया था किसका अध्ययन होता है, हड्डियों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है, हड्डियों का अध्ययन। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनाटॉमी की, किसकी बात करूं, एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी का सबसे पहला क्वेश्चन कराया, सबसे पहला क्वेश्चन किसका, शरीर रचना का अध्ययन। उसके बाद यूरोलॉजी, यूरोलॉजी में क्या होता है आपका, यूरिन का अध्ययन। किसका होता है जी, यूरिन का अध्ययन। किसके अंतर्गत होता है, यूरोलॉजी में। किसका होता है, यूरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, यूरिन का, यानी कि कह सकते हो मूत्र का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है, मूत्र का अध्ययन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में। किसमें नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब न्यूक्लियस की बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहोक ने करी थी। किसने करी थी, ल्यूवेनहोक ने। किसने करी थी, ल्यूवेनहोक ने। किसकी खोज करी थी, बैक्टीरिया की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, माइटोटिक सेल। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि माइटोटिक सेल विभाजन। देखो ये सेल विभाजन होता है, मतलब कि जैसे कि कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। तो ऐसे ही माइटोटिक सेल विभाजन होता है किस चरण में, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। और मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन करा गया है, माइटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो किस अवस्था में हो जाते हैं, एनाफेज अवस्था में। कौन सी अवस्था होती है, एनाफेज अवस्था होती है। ये होती है गर्भावस्था में। और 4 अवस्थाएं पाई जाती है, एक मेटाफेज, एक एनाफेज, एक टोलीफेज और एक आती है प्रोफेज अवस्था। तो सबसे पहली जो होती है वो क्या होती है, एनाफेज अवस्था होती है। कहने का मतलब 2 कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती है, इसमें बट जाती है। मतलब कि इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। वैसे तो सारे में इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन ही होता है, लेकिन जो पहली अवस्था होती है एक सेल का दूसरे कोल में क्या होता है, डिवाइड होना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में, अगला क्वेश्चन है कोशिका में कौन सी पाचन थैली पाई जाती है, या फिर कौन सी पाचन थैली कहलाती है। हाँ जी, तो कौन सी कहलाती है, लाइसोसोम। याद करो मैंने एक क्लास में आपको पढ़ाया, हर एक क्लास में आपको बताया कि लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, पाचन थैली कहा जाता है। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी डी डूबे ने। किसने करी थी, डी डूबे ने। और इसके बाद की अगर बात करी जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं इसे, आत्मघाती थैली। या फिर इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पाचन थैली। क्या कहते हैं, पाचन थैली। और इसकी और क्या विशेषताएं हैं, इसमें पाए जाते हैं 24 प्रकार के एंजाइम। क्या पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम। किसमें पाए जाते हैं, लाइसोसोम में। उसके बाद इसीलिए ये क्या काम करता है, ये काम करता है पाचन का। और बाहर से जितने भी जीवाणु आते हैं उनका क्या कर लेता है, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनका पाचन करने का ये काम करता है कौन, लाइसोसोम। और कभी कभी तो ऐसा करता है, बाहर से जितने भी जीवाणु आते हैं उनका पाचन करने के साथ साथ
अपना भी पाचन कर लेता है और शरीर में जितने भी 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं वो कहां फैल जाते हैं? हमारी कोशिकाओं में फैल जाते हैं। और जब हमारे कोशिकाओं में फैल जाते हैं ये 24 प्रकार के एंजाइम, तो उससे क्या हो जाती है? हमारी सारी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, जिससे कि हमारा शरीर क्या हो जाता है? मृत हो जाता है और हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है गोल्जी काए, ये ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें, क्या है? गोल्जी काए। अगर गोल्जी काए की बात की जाए तो गोल्जी काए की खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने खोज करी थी जी? कैमिलो गोल्जी ने। और एक बात और सुनो, क्या गोल्जी काए को कहा जाता है कोशिका का यातायात प्रबंधक। क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक। किसको? कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं? गोल्जी काए को। या फिर इसको क्या कहते हैं? इसको एक नाम और पुकारा जाता है ट्रैफिक ओ पुलिस। ट्रैफिक ओ पुलिस के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। किसको? गोल्जी काए को। खोज किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने। उसके बाद एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी कोलीकर ने। किसने खोज करी थी? कोलीकर ने। और इसका नामकरण करा था बेंडा ने, अल्टमैन बेंडा ने। अल्टमैन बेंडा ने इसका क्या करा था? नामकरण करा था। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने करा था? अल्टमैन बेंडा ने। और खोज करी थी कोलीकर ने। और इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का इंजन। क्या कहते हैं इसे? कोशिका का इंजन। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसको कोशिका का इंजन? क्योंकि ये क्या प्रदान करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। किसके साथ? किसके साथ मिलकर? O2 के साथ मिलकर। और O2 के साथ मिलकर ये क्या तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 + O2। क्या बनता है? O2। तो बराबर में हमारा क्या बनती है? जाके बराबर में हमारी बनती है ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी C6H12O6 + O2 बराबर क्या बनेगा? एक तो बनेगा CO2 + H2O प्लस बनता है ATP। ATP को कहते हैं हम क्या? ऊर्जा। और इसी को कहा जाता है ऊर्जा का सिक्का। क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का। किसको कहता है? ATP को। तो इससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तभी तो हमें क्या कहते हैं कि व्यक्ति क्या लेता है? गैस लेता है, ना कि ऑक्सीजन लेता है। तो इसलिए लेता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज से तोड़कर क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। तो उससे क्या बनती है? CO2 बनती है, H2O बनता है प्लस ATP बनती है, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उसके बाद अभी एक और बचा ऑप्शन। कौन सा बचा? राइबोसोम। क्या बचा? राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज करी थी किसने? एक करी थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। और एक ने करी थी किसने? GE पैलाडे ने। किसने खोज करी थी? GE पैलाडे ने। उसके बाद ये दो व्यक्ति थे, जिसमें एक ने तो करी थी जंतु कोशिका में और एक करी थी पादप कोशिका में। तो एक ने करी थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने और एक करी थी GE पैलाडे ने। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की रसोई। क्या कहा जाता है? कोशिका की रसोई। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह श्वसन स्थल के लिए स्थान प्रदान करती है। क्या करती है? श्वसन स्थल के लिए स्थान प्रदान करती है। कौन? राइबोसोम। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने करी थी? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। और खोज दूसरे व्यक्ति कौन थे? GE पैलाडे। ये दो व्यक्ति थे। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन में क्या है हमारा? पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? क्या है? पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो याद करो, जल के अनुपातिक परिवर्तन के कारण। नहीं जी, बिल्कुल गलत है। पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण। यह भी गलत है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। बिल्कुल सही बात है। हमारा सही क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। अब बात आती है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की। ये क्या है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक क्लोरोप्लास्ट की और एक किसकी बात कर रहा हूं? क्लोरोप्लास्ट। और एक होता है आपका
क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट किस में परिवर्तित हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं आपके वर्णक। क्या हैं, वर्णक। अब वर्णक की अगर बात की जाए तो हरित लवक, मतलब कि किसकी बात की जाए, लवक की। लवक के अंतर्गत आते हैं ये, किसके अंतर्गत आते हैं, लवक के। और लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है हरित लवक। कौन सा होता है, हरित लवक। एक होता है वर्णी लवक। कौन से होते हैं, वर्णी लवक। और एक होते हैं आपके अवर्णी लवक। कौन से होते हैं जी, अवर्णी लवक। हरित लवक का क्या काम होता है, हरित लवक बनाते हैं भोजन। भोजन किसका, प्लांट का। तो प्लांट का हरित लवक क्या काम करते हैं, प्लांट में जो क्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, मतलब कहने का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो कहां होती है, हरित लवक में होती है। मतलब कि पेड़ों की पत्तियों में होती है। और हरित लवक में एक रंग होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। उसके कारण जो पत्तियां दिखाई देती हैं वो कैसे रंग की दिखाई देती हैं, हरे कलर की दिखाई देती हैं। कैसे कलर की दिखाई देती हैं, हरे कलर की दिखाई देती हैं। उसके बाद एक आता है वर्णी लवक। क्या आता है, वर्णी लवक। और वर्णी लवक कैसा लवक होता है, रंगीन लवक होता है। और ये कहां पाया जाता है, पौधों के जो फल होते हैं, पुष्प होता है, फल होता है, भित्ति होती है, उसमें क्या कहते हैं, ये रंग प्रदान करता है। कौन, वर्णी लवक। उसके बाद ऐसे ही ये वर्णी लवक के ही तो उदाहरण है। कौन से, एक क्लोरोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद वर्णी लवक की अगर बात की जाए, अभी बताता हूं वर्णी लवक के बारे में। एक होता है अवर्णी लवक। और अवर्णी लवक कहां जाते हैं, पौधों के ऐसे भाग में, कहां पर, पौधों के ऐसे भाग में जहां पर जो प्रकाश के, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है। और अवर्णी लवक होते कैसे हैं, ये रंगहीन होते हैं। रंगहीन की अगर बात की जाए तो इनमें कोई रंग होता ही नहीं है। और अवर्णी लवक कहां पाए जाते हैं, भूमिगत तनों में। कहां पर, भूमिगत तनों में या फिर जड़ों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। कौन से, अवर्णी लवक। हरित लवक पेड़ों की पत्तियों में। और वर्णी लवक कहां पाए जाते हैं, एक तो पुष्प में मिलेगा, एक आपका किस में मिलेगा, फल में मिलेगा, और एक आपका बीज में मिलेगा, और एक आपका बीज में और फल भित्ति में भी पाया जाता है। किस में पाते हैं, फल भित्ति में क्या पाया जाता है, वर्णी लवक। अब वर्णी लवक के कुछ एग्जाम्पल देख ले। किसके एग्जाम्पल देख लें, कहां गया, वर्णी लवक। देखो वर्णी लवक, वर्णी लवक के 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है टमाटर, कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, मतलब कि कौन से वर्णक के कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है जी, लाइकोपिन के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, चकुंदर का लाल रंग क्यों होता है, किसका, चकुंदर का। तो चकुंदर का होता है भैया विटामिन के कारण। किसके कारण होता है, विटामिन के कारण। उसके बाद आती है बालों का काला रंग। बालों का काला रंग, तो बालों का काला रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। उसके बाद गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, तो गाजर का लाल रंग भी किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ये कैरोटीन मिलता है या कैरोटीन मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि पपीते का पीला रंग। किसका, पपीते का पीला रंग। तो पपीते का पीला रंग होता है जैंथोफिल के कारण। किसके कारण आता है, जैंथोफिल के कारण। उसके बाद अगला आता है हमारा किसके कारण, हल्दी का पीला रंग। किसका, हल्दी का पीला रंग। तो हल्दी का पीला रंग होता है किसके कारण, कैरी का जैंथोफिल के कारण। किसके कारण, कैरी का जैंथोफिल। कैरी का जैंथोफिल के कारण कौन सा रंग होता है, पीला रंग होता है। उसके बाद आता है सेब का लाल रंग। सेब का लाल रंग, तो सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, सेब का लाल रंग होता है। उसके बाद ये किसके एग्जाम्पल थे सारे, ये सभी वर्णक के एग्जाम्पल थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि प्याज कंद की विशेष गंध। किसकी,
प्याज कंद की विशेष गंध किस कारण होती है? तो प्याज कंद की विशेष गंध किसके कारण होती है? सल्फर के यौगिक के कारण। किसके कारण? सल्फर के यौगिक के कारण क्या होती है? प्याज कंद की विशेष गंध होती है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? दुर्गंध बोल सकते हो। और यही क्वेश्चन आता है किसमें? किसका आता है? प्याज से दूसरा क्या होता है? प्याज से दूसरा क्या होता है? क्यों सर जी? दूसरा क्या होता है? प्याज से दूसरा लहसुन। क्या होता है? लहसुन। तो लहसुन में भी यही कारण होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें तुम्हें सल्फर के यौगिक देगा या फिर इसमें तुम्हें गंधक के यौगिक देगा। ऑप्शन चेंज करेगा, है दोनों एक ही चीज। क्या देगा? गंधक के यौगिक या फिर सल्फर के यौगिक। किसके कारण होती है इनकी दोनों की दुर्गंध? या तो सल्फर के यौगिक देगा या फिर गंधक के यौगिक देगा। उसके बाद कई बार आए हुए क्वेश्चन है ये दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, किसका? ऑक्सीजन का परिवहन जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हमारे शरीर में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 14 से 15%। क्या पाया जाता है? 14 से 15% क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। उसके बाद एक होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है? ये भी हमारे शरीर में ही पाया जाता है। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन लो, फिर आ गया यही वाला क्वेश्चन, रिपीट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? लहसुन की तीव्र गंध का क्या कारण है? क्या है क्वेश्चन? लहसुन की तीव्र गंध का क्या कारण है? तो कहां गए? ये रहा। कौन सा यौगिक? गंधक के यौगिक। कौन सा यौगिक? गंधक के यौगिक। कौन सा यौगिक है? गंधक के यौगिक। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? कौन से? अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो अधिकांश कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? ट्रैकिया के द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा? ट्रैकिया। किसके द्वारा लेते हैं? ट्रैकिया के द्वारा। किसके साथ द्वारा सांस लेते हैं? ट्रैकिया के द्वारा। और ट्रैकिया किसको बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं श्वास नली को। किसको कहते हैं? श्वास नली को। क्या नाम दिया जाता है? ट्रैकिया। और नहीं है कुछ भी। उसके बाद बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा देखो, रेगिस्तान का जहाज। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है! रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को। किसको नहीं पता, इतना हल्का क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो एक ही तरफ तो कौन सा है? गिरगिट। कौन सा प्राणी है? गिरगिट। गिरगिट क्या काम करता है कि एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है। इसकी जो आंखें होती हैं वो उभरी हुई होती हैं। कैसी आंखें होती हैं? उभरी हुई होती हैं। सामान्य मनुष्य की अपेक्षा इसकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी सी ऊपर को होती हैं, मतलब कि उभरी हुई, द्विफोकसीय कह सकते हो आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड। अरे विश्व का सबसे जोन सा छोटा होगा वही क्या देगा? सबसे छोटा अंडा देगा। सबसे छोटा अंडा कौन सा देता है? तो कौन सा देता है? हमिंग बर्ड। कौन सा देता है जी? हमिंग बर्ड। ये क्या देता है? विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। कौन सा? हमिंग बर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पंज गुहा। स्पंज गुहा। स्पंज गुहा किस संघ का जंतु है? तो किस संघ का है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा जंग का। किसका है? पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ का क्या है? ये जंतु है। कौन? स्पंज गुहा। एक होता है प्रोटोजोआ संघ। इसमें क्या आता है? इसमें आता है अमीबा। क्या आता है? अमीबा। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि अमीबा किस संघ का है? तो अमीबा किस संघ का है? प्रोटोजोआ संघ का है। और एक आता है इसमें क्या? पैरामीशियम। क्या आता है जी? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी किस संघ का है? प्रोटोजोआ। और स्पंज गुहा किस संघ का है? पोरीफेरा संघ का। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा पक्षी उड़ सकता है? तो ये हॉर्नबिल नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? हॉर्नबिल।
क्या लिखा हुआ है? हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल पक्षी तो उड़ सकता है। कहाँ का है? कहाँ का है? कहाँ रहता है ये नागालैंड वगैरह में पाया जाता। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और राष्ट्रीय पक्षी है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश और एक का और केरल का। केरल का। कहाँ का है? केरल का। और हॉर्नबिल एक फेस्टिवल भी है जो कहाँ का है? नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनधारी प्राणी समूह का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कंगारू स्तनधारी है। हिप्पोटेमस ये क्या है? ये भी एक स्तनी है। क्या है? ये भी एक स्तनी है, ये भी एक स्तनी है। और बात कही जाए व्हेल की, व्हेल तो वैसे ही क्या आती है? स्तनधारी में आती है। किस में आती है? स्तनधारी में। और बात की जाए स्कोलियोडेन की, एक मत्स्य प्राणी है। कैसा प्राणी है? मत्स्य जीव है। कैसा है जी? मत्स्य जीव के अंतर्गत आती है। क्या? स्कोलियोडोन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्या है? रोजा हिबिस्कस। कौन सा है जी? रोजा हिबिस्कस। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका है? गुड़हल का। किसका है? गुड़हल का। उसके बाद गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय हमारी माता है, तो इसका नाम क्या है? बोस इंडिकस। याद कर लो किससे? माता से। क्या है? बोस इंडिकस। और रोजा हिबिस्कस किसका नाम है? किसका नाम है? गुड़हल का। उसके बाद एक आता है बंदर का। बंदर का है मकाका सिकफ्रिस। क्या है? मकाका फेसिफुलिस। क्या नाम है? कुछ ऐसी है। मकाका फेसिफुलिस, यही नाम दिया जाता है, मकाका फेसिफुलिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्या? केंचुए का उत्सर्जी अंग है। तो केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है? केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रीडिया। क्या होता है? नेफ्रीडिया। और मानव का क्या होता है? मानव का उत्सर्जी अंग होता है किडनी। क्या होता है जी? किडनी। और किडनी मतलब गुर्दे। और कितने गुर्दे होते हैं एक व्यक्ति के? 2 गुर्दे होते हैं। क्या होता है? मानव का उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी यानी कि गुर्दे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो मशरूम किसके उदाहरण होते हैं? कवक के। किसके उदाहरण होते हैं? कवक के। किसके उदाहरण होते हैं? कवक के। विषाणु के बारे में भी अगर बात की जाए तो विषाणु की खोज किसने करी थी? इवानो बास्की ने। किसने खोज करी थी? इवानो बास्की ने। कवक जीवाणु की खोज किसने करी थी? अभी बताया था किसने करी थी? ल्यूवेन होक ने। किसकी करी थी? ल्यूवेन होक ने। किसकी खोज करी थी? जीवाणु की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल हेल्थ सर्विस NHS यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? तो वयस्क मनुष्य का कैलोरी सेवन होना चाहिए कितना? 2500 कैलोरी। कितना होना चाहिए? 2500 कैलोरी यानी कि KCAL किलो कैलोरी। कितना होता है? इतने, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि एक वयस्क मनुष्य को कितने कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2500 कैलोरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 सालों से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो कितने कैलोरी का? जो महिलाएं हैं उन्हें तो कम ही करेंगी, तो कितने? 1600 से 2400 किलो कैलोरी। कितनी? 2400 किलो कैलोरी यानी कि KCAL। इतने कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी का मतलब क्या है? WBC के लिए बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो कौन आवश्यक होती है? सबसे ज्यादा आवश्यक होती है कौन? प्रोटीन। कौन होती है सबसे ज्यादा आवश्यक? प्रोटीन होती है। और एक बात और सुनो,
कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? चलो एक साथ ही लिख लो सारी। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से होती है 9.3 kcal। कितने कैलोरी? 9.3 किलो कैलोरी। अब बात आती है 1 ग्राम प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। तो 1 ग्राम प्रोटीन से होती है 4.6 kcal। कितने किलो कैलोरी? 4.6 किलो कैलोरी। अब बात आती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। किससे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.1 kcal इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। और एक बात और सुनो, अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा तेज भूख लगती है तो उसे सबसे ज्यादा क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, ताकि उसकी भूख क्या हो सके? एकदम से मिट सके। उसके बाद तो सबसे तीव्र जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन, क्या है? हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में, किस सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो देखो सुनो, बड़ी आंत। पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन है इसमें गुर्दा। तो सबसे पहली बात तो यह आएगी कि गुर्दे में कोई पाचन होता नहीं है। गुर्दे में कोई पाचन होता नहीं है। तो गुर्दा क्या काम करता है? गुर्दा तो उत्सर्जन का काम करता है। और किसके उत्सर्जन का? अमोनिया के उत्सर्जन का। बड़ी अंतड़ी, बड़ी आंत में किसका? पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण? पानी का अवशोषण। क्या होता है जी? पानी का अवशोषण। अब बात आती है पेट। अब पेट में तो सब चीज है। अब क्या आएगा? छोटी आंत। छोटी आंत में ही तो होता है किसका अवशोषण? 90% खनिज तत्वों का जो अवशोषण होता है वो किस में होता है? छोटी आंत में। और पूर्ण पाचक रस, अगला क्वेश्चन आता है, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो पूर्ण पाचक रस कहा जाता है अग्नाशयी रस को। किसको कहा जाता है? अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं हम? पूर्ण पाचक रस कहा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट सभी का क्या कर देता है? पाचन कर देता है। उसके बाद हमारा क्या रहा? लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या होता है? जिगर। इसमें क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है। और जिगर को हम क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ये हमारे शरीर का क्या है? सबसे बड़ा अंग होता है। और इसी के साथ साथ हम आपकी वीडियो आज इतना ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। सर जी यहाँ से ना पीछे जाऊंगा ना सबसे पहले।